सारी दुनिया के अंदर तबाही मची हुई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को ये पड़ी हुई है कि ईद के बाद हमने एहतजाज करना है और एहतजाज करते हुए हमने जो फ़ोर्स बनानी है उस फ़ोर्स के जो रज़ाकार हैं उनसे हमने किस किस्म का वादा लेना है और वादा ये है कि आप गोलियां खाने के लिए तैयार हो जाएं। इसके ऊपर जुनैद अकबर साहब की हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे, साथ उसके ऊपर एक रद्द-ए-अमल भी दिखाएंगे जिसमें सवाल उठाए जा रहे हैं कि आपके अपने बच्चे कहाँ हैं। लेकिन जो बड़ी स्टोरी है आज की उसका ताल्लुक उस फैलती हुई जंग से है जिसने दुनिया को हिला के रख दिया है। कल अमेरिका ने अपने खौफनाक तरीन बॉम्ब दोबारा से इस्तेमाल किए। 8 महीने पहले उसने ईरान की न्यूक्लियर तंसीबात के ऊपर ये बॉम्ब फेंके थे। अब उसने आबनाए हुर्मुज़ के किनारे के ऊपर ये बॉम्ब फेंके हैं। बंकर बस्टर्स 5000 पाउंड्स वाले ये बॉम्ब उसने फेंके हैं और कहा है कि हमने उनको तहस नहस कर दिया है वहाँ पर। साथ डोनाल्ड ट्रंप ने बॉम्ब्स के साथ साथ ट्वीट्स भी फेंके हैं और एक ट्वीट में वो ये कह रहा है कि क्या हो अगर हम इस दहशतगर्द ईरानी रियासत को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दें। फिनिश ऑफ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है और उसके बाद हम पूछेंगे अपने तमाम इत्तेहादियों से कि अब आप का क्या ख्याल है, हमें ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे। इन मामलात के ऊपर हम बात करते हैं। हमारे पास हुसैन हक्कानी साहब मौजूद हैं, अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर, माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर। आपका बहुत शुक्रिया हक्कानी साहब। I'll be with you in a minute। नाज़रीन, हम आपको ये भी बता दें कि इसी प्रोग्राम में हम आपको तेहरान की ताज़ा तरीन सूरत हाल के लिए लाइव लिए चलेंगे, जहाँ से हमें जॉन हुसैन ज्वाइन कर रहे होंगे। वो हमें बता रहे होंगे कि तेहरान में इसराइल के इस प्लान के बाद कि अब जो भी उनका अफसर है अहम उसको हमने असैसिनेट कर देना है। सूरत हाल क्या है, तेहरान के अंदर से ख़बर आपको बराह रास्त लेके देंगे और फिर प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में डॉक्टर शीरी मज़ारी हमें ज्वाइन करेंगे कि इस फैलती हुई जंग के तबाहकुन नताइज क्या हो सकते हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। हुसैन हक्कानी साहब, स्ट्रेट अप टू यू। ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर हम इस दहशतगर्द रियासत को फिनिश ऑफ कर दें और उसमें उसने वो कोट एंड कोट का लफ्ज़ इस्तेमाल, फिनिश ऑफ कर दें तो क्या होगा। तो हमें इसमें से कुछ समझना चाहिए कि फिनिश ऑफ से क्या मुराद है। अब उसने बंकर बस्टर भी गिरा दिए, 8000 हमले भी कर दिए, 9000 टारगेट्स को निशाना बना लिया, तो फिनिश ऑफ को आप कैसे रीड करते हैं? मैं डोनाल्ड ट्रंप साहब के अल्फाज पर को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं करता। उसका सबब यह है कि वो अल्फाज के चुनाव में को बहुत एहतियात करने वाले फ़र्द नहीं हैं। वो बात कहते हैं जो उनके ख्याल में उनके जज्बात की तर्जुमानी करती है और उनकी बेस के जज्बात की तर्जुमानी करती है। ये यकीनी बात है कि बहुत सारे लोग हैं इसराइल में, अमेरिका में, जो चाहते हैं कि ईरान की रियासत बहुत ही कमज़ोर हो जाए, ख़त्म हो जाए और मौजूदा जो क़यादत है वो तो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। लेकिन क्या ऐसा करना कहीं पे भी मुमकिन रहा है? नाज़ी जर्मनी के ऊपर इतनी बमबारी की गई, उसके बाद मुल्क तबाह हो गया, हिटलर ने खुदकुशी कर ली, लेकिन नाज़ी बहरहाल मौजूद रहे और आज हम देख रहे हैं कि नाज़ी नज़रियात के लोग दोबारा से जर्मनी में सर उठा रहे हैं। तो ये फिनिश ऑफ एक जुमला है, कोई स्ट्रेटजी नहीं है। अच्छा, अब स्ट्रेटजी को हम समझना चाह रहे हैं आपसे, क्योंकि एक तरफ से वो कल अपने इत्तेहादियों को बुलाते रहे, इत्तेहादी नहीं आए, फिर अब उन्होंने कहना शुरू कर दिया मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है। अब इसराइल की तरफ से जो ईरान की नीम सरकारी एक न्यूज़ एजेंसी है उसके मुताबिक जनूबी पारस की गैस फील्ड में जो पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के ऊपर हमले हुए हैं। ईरान का मानना है कि अमेरिका और इसराइल ने ये जॉइंट हमले किए हैं और साथ उन्होंने ये भी कहा है कि इसके बाद अमेरिका की जितनी बेसिस हैं वो अब हमारे लिए लेजिटिमेट टारगेट हैं। तो दूसरी तरफ से प्रोवोकेशन भी बहुत ज़्यादा है और हमले भी तवातर से जा रहे हैं। तो ज़रा कोई ना कोई स्ट्रेटजी तो है इन हमलों के पीछे। बिल्कुल है, और मुझे ये लगता है कि उस स्ट्रेटजी का एक जुज ये है कि किसी न किसी मरहले पर वो अरब ममालिक जो अब तक ईरान के हमले बर्दाश्त कर रहे हैं वो जवाबी हमले करने शुरू करेंगे। और ये मेरा ख्याल है कि उनकी तवक्को है या ये उनकी मनसूबाबंदी है। दूसरी तरफ इस बात पे गौर कीजिए कि ये जो जनूबी पारस की ऑयल फील्ड पर हमला हुआ है तो उसके ऊपर फौरन कतर ने रिएक्ट किया और कहा है कि भाई ये जो ऑयल फील्ड है ये तो जी। हमारी ऑयल फील्ड के साथ मिलती है, तो अगर आप इसको आग लगाएंगे तो वो तो आग न रुक पाएगी, हमारी तरफ भी आएगी। तो ये तमाम वो मामलात हैं जिसकी वजह से ये स्ट्रैटेजी नहीं बल्कि रोज एक बनती बिगड़ती स्ट्रैटेजी मुझे नजर आ रही है। असल हिकमत अमली इसराइल की है, ट्रंप की नहीं है। और उस हिकमत अमली का सबसे बड़ा जुज यही है कि ईरान की जो इस्लामी जमहूरिया ईरान है
اس کی عسکری قوت بالکل ختم کر دی جائے۔ اس میں میرا یہ خیال ہے کہ خلیج کے ممالک کی بھی کچھ نہ کچھ ہمدردی اس موقف کے ساتھ ہو سکتی ہے کہ اگر ایران ان پر میسائلوں سے اور ڈرون سے حملے کر رہے تو اس کی وہ صلاحیت ختم کر دی جائے۔ لیکن کیا ایسا کرنا آسان ہے، ممکن ہے اور بہت زیادہ جانی نقصان کے بغیر ہو سکتا ہے؟ اس بارے میں مختلف ماہرین کی مختلف آراء ہیں، اور میں کوئی ایک خاص رائے اس پر بنا نہیں سکا کہ کیا وہ ایسا کر بھی پائیں گے یا نہیں۔ دوسری طرف تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتیں، بین الاقوامی بحران، مختلف اتحادیوں کا امریکہ کو چھوڑ دینا، یہ بھی وہ عوامل ہیں جن کے نتیجے میں ٹرمپ کو اپنے فیصلوں پر نظر ثانی شاید کرنی پڑ ہی جائے۔ اچھا، اب آپ نے نظر ثانی کا ذکر کیا۔ آپ نے اور ہم نے اپنی بالغ زندگی کے اندر ایک سپر پاور کو کولیپس ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اور اس کے علاوہ بھی ہم نے بڑے ہنگامے دیکھے ہیں۔ آپ نے بہتر طریقے سے ڈاکومنٹ کیا ہے، ہم نے صحافیانہ انداز سے ان کو دیکھتے رہے ہیں مسلسل۔ اب ایک کہانی یہ ہے کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ کی بات اس کے ایسے الائز جن کو وہ موک کیا کرتا تھا، جن کا وہ عام زبان میں توا لگایا کرتا تھا، جن کی وہ نقلیں اتارا کرتا تھا، جب وہ لوگ بھی اس کو گھاس نہیں ڈال رہے، تو ایک ایسی طاقت جس کا زور اب صرف کیوبا کے اوپر چلتا ہے اور اس کی کوئی بات ماننے کو تیار نہیں ہے، اور اس کا بس نہیں چل رہا کہ وہ آبنائے ہرمز کے ساتھ کیا کرے، کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ تاریخی پیرائے کے پیش نظر کہ یہ ایک ڈکلائننگ پاور ہے اور ٹرمپ جو ہے وہ شاید آخری کیل ہو اس امریکہ کی سپریمیسی میں؟ ٹرمپ کے آنے سے پہلے تو امریکہ کمپلیٹلی ڈکلائننگ پاور نہیں تھا۔ اس کے کچھ پہلو ایسے تھے کہ جن میں کمزوریاں تھیں، لیکن دوسری طرف اس کے پاس دنیا کی سب سے بڑی عسکری قوت تھی، ہے اور ابھی بھی موجود ہے۔ اس کی معیشت بہت مضبوط تھی، اس کے اندرونی نظام میں ایک استحکام تھا۔ ٹرمپ صاحب کی بہت سی پالیسیوں کی وجہ سے ان سب چیزوں میں ہل جل نظر آ رہی ہے۔ معاملہ کہاں جا کے ٹھہرتا ہے، بہت سے لوگ ابھی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ کامیابی ہو جائیں اپنے مقاصد کے اندر، اور بالآخر ایران ہی یہ کہے کہ بھائی ٹھیک ہے ہم جنگ ختم کرتے ہیں۔ لیکن انہوں نے امریکہ کو بہرحال بہت زیادہ نقصان پہنچا لیا ہے بین الاقوامی طور پر۔ بہت سارے ممالک ان پر اعتماد اب نہیں کریں گے، شاید امریکہ پر بھی اعتماد نہ کریں کہ اگر امریکہ کی رائے ہر 4 سال بعد بدلتی ہے، ووٹروں کی رائے بدلنے کے ساتھ۔ آپ کو یاد ہوگا فرانس کے ایک سابق وزیر اعظم نے بڑا اچھا جملہ کہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ہم فرانس کی سیکیورٹی کو کیا وسکونسن میں رہنے والے جو دودھ پیدا کرنے والے ہیں ان کے اوپر چھوڑ دیں، کہ ہر بات امریکہ کے اوپر بھروسہ کرنا شروع کر دیں، جہاں ووٹر رائے بدلتے ہیں اور نئی حکومت تمام پالیسیاں بدل دیتی ہے۔ تو اس اعتبار سے امریکہ کمزور تو ہو گیا ہے بین الاقوامی طور پر اپنی بات منوانے میں، لیکن اس کی عسکری قوت برقرار ہے، اور وہ عسکری قوت تباہ کاری تو یقیناً پھیلا سکتی ہے، اور ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ایران میں پھیلا بھی رہی ہے۔ یہ فرمائے گا کہ امریکہ کے اندر کی جو بحث ہے اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جب سے ان کے کاؤنٹر ٹیررزم کے چیف نے استعفیٰ دیا ہے، اس کے خلاف بھی بڑی کیمپین چل رہی ہے، اور ہم نے اس کے جو ایکس کے اوپر پوسٹ آیا اس کا اے آئی کا تجزیہ کروایا، تو وہ تجزیے کے اندر انہوں نے بہت سارے رسپانس ہیں، اس کا انہوں نے ایک سیمپل اکٹھا کیا، اور سیمپل کے اندر انہوں نے بتایا کہ تقریباً 60% لوگ اس کے حق میں بات کر رہے ہیں، 30% لوگ جو ہیں اس کو بہت تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں کہ تم چوہے نکلے، تم تو ریٹ ہو، تم بھاگ گئے ہو، اور تم دوغلے ہو، وغیرہ وغیرہ۔ 10% لوگ جو ہے تذبذب کا شکار ہیں۔ لیکن آج ٹرمپ کی طرف سے یہ بھی جاری کیا گیا کہ 93% لوگ جو ہیں میری ووٹ بینک کے اندر وہ میرے حق میں ہے، اس جنگ کے حق میں، ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے، اور یہ جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے میڈیا کے ذریعے۔ تو میں ذرا امریکہ کے اندر سینٹیمنٹ کو گیج کرنا چاہ رہا تھا، آپ کے خیال میں وار کے بارے میں سینٹیمنٹ کیا ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ یہ بات واضح ہے کہ جنگ کو بہت زیادہ مقبولیت حاصل نہیں ہے۔ جو ڈیموکریٹک پارٹی کے سپورٹر ہیں وہ تو ویسے ہی صدر ٹرمپ کے ہر فیصلے کے خلاف ہیں، لیکن وہ ویسے یہ جنگ چاہتے بھی نہیں تھے۔ دو ڈیموکریٹک صدور نے ایران کے ساتھ معاملات کو مختلف طریقے کے ساتھ طے کرنے کی کوشش کی، لیکن دوسری طرف ایک
कोर सपोर्ट ट्रंप की मौजूद है, इसलिए वो सदर बने हैं। और क्या वो कोर सपोर्ट मुकम्मल तौर पे उनके साथ है? मेरा नहीं ख्याल ऐसा है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि उन्होंने तो वादा किया था कि कहीं जंगें नहीं करेंगे, खासतौर पर मशरिक़ वस्ता में जंगों में शरीक नहीं होंगे, और अब वो फिर जंग की तरफ हमें लेके जा रहे हैं। अब तक क्योंकि इस जंग में ज़्यादा जानी नुकसान नहीं हुआ, तो शायद वो फैक्टर अभी तक लोगों की राय का एक सबब नहीं बना। लेकिन जैसे ही कोई जानी नुकसान हुआ, लोगों में इस पर भी रद्द अमल आएगा। मेरा ये ख्याल है कि जहाँ तक ये 93% की बात है, तो ये वैसी ही बात है जैसी पुराने ज़माने के डिक्टेटर्स के इंतखाबात के अंदर 60-60, 70-70% पर वोटों पर वो मुतमईन नहीं होते थे। हमेशा यही कहा करते थे कि 93%, 90%, 97% वोट हमें मिले। ये भी वैसी ही बात सदर ट्रंप ने कर दी है। उनकी राय को इस वक्त बहुत ज्यादा सवाल और जवाब का सामना है, और बहुत सारे लोग खुद उनकी अपनी हुकूमत में, उनकी अपनी पार्टी में और उनके हामियों में ऐसे हैं जो उनके इस फैसले से मुत्तफिक नहीं हैं। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो अल जज़ीरा ने रिपोर्ट किया है कि सऊदी अरेबिया का कहना है कि 2 उन्होंने मिज़ाइल, बैलिस्टिक मिज़ाइल और 2 ड्रोन उन्होंने इंटरसेप्ट किए हैं जो उनके मशरकी हिस्से की तरफ जा रहे थे, और एक रियाद रीजन की तरफ भी जा रहा था। तो जिसका आप जिक्र फरमा रहे थे कि अब रद्द अमल तो ईरान की तरफ से आएगा, और फिर जहाँ जहाँ पर अमरीकी बेसिस हैं उनको निशाना बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन बीच में ये जो ममालिक हैं ये भी फिर डिप्लॉय कर सकते हैं अपनी फोर्सेस को। इस वक्त जो सूरत हाल है उसके पेश नज़र आपका क्या ख्याल है कि ये जंग बुनियादी तौर पर जो इसराइल की तरफ से शुरू की गई, अमलन ईरान वर्सेस रेस्ट ऑफ द अरब ममालिक, ये बन सकती है? इसका इम्कान मौजूद है, और इसलिए मौजूद है कि ईरान ने अरब ममालिक पर हमला करना शुरू किया है। अगर वो सिर्फ बेसिस को निशाना बनाते तब भी कोई बात थी, लेकिन ये बात वाज़ेह है कि उन्होंने सिर्फ बेसिस को निशाना नहीं बनाया, अमरीकी अड्डों को निशाना नहीं बनाया, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बनाया है। और वो ये कह रहे हैं कि जैसे हम अमरीका तक नहीं पहुंच सकते, इसलिए हम तुम्हें निशाना बना लेंगे। ये बात अरबों के लिए काबिल कबूल नहीं है, और इसका यकीनन कोई ना कोई रद्द अमल होगा जो ईरान के लिए अच्छा नहीं होगा। ज़रा पाकिस्तान की डिप्लोमेसी के ऊपर भी थोड़ी सी बात कर लें। इसहाक डार साहब भी सऊदी अरब में मौजूद हैं। ज़ाहिर है हम ये जंग नहीं चाहते, ना ही हमने शुरू करवाई है, ना हम इसको रोक सकते हैं, लेकिन वी आर इन द आई ऑफ द स्टॉर्म। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब आप ज़रा डिटैच होकर पाकिस्तान की पॉलिसी को देखते हैं, तो अभी तक जिस तरीके से हमने जो भी पत्ते हमारे हाथ में खेले हैं उनके बारे में आपकी राय क्या है? मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त तक हमने एहतियात ही की है, और यही हमारे लिए बेहतर है। ईरान हमारा पड़ोसी है, अरब ममालिक हमारे हलीफ भी हैं, दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, और फिर साथ ही साथ अमेरिका के साथ भी हमने ताल्लुकात बरकरार रखने हैं। इस मौके के ऊपर किसी किस्म की जज्बातियत का मुजाहरा ना करना और अपने मफादात को बचाना, यही हमारे लिए ज़रूरी है। क्या हम इसमें पूरी तरह कामयाब हुए हैं ये वक्त बताएगा, लेकिन हमारी कोशिशें बहरहाल इस वक्त तक सही समत में जा रही हैं। अगर हमने अमेरिका की तरफ ज़्यादा झुकाव दिखाया होता तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम बनता, अगर हमने ईरान की तरफ झुकाव दिखाया होता तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम बनता, और अगर हम अरब ममालिक के कहने के ऊपर कोई इकदाम करने पर तैयार हो गए होते तो ये भी हमारे लिए मुश्किल बनती।